बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इनटू माय रिक्वेस्ट और ये पैनल डिस्कशन पे मेरे साथ आने के लिए। मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ विजय जी को। विजय जी इज द मोस्ट पर्सन ऑन द पैनल। विजय राणा जी यूके में रहते हैं, फिलहाल इंडिया से हैं, भारत से हैं, बीबीसी के एक्स जर्नलिस्ट हैं और साथ ही वो रेडियो एडिटर भी रह चुके हैं। NRI FM जो कि बीबीसी का ही वर्जन है, उसके साथ वो रेडियो एडिटर रह चुके हैं। He has more than 2 decades of experience and he is also a documentary filmmaker. वो वाराणसी पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी डॉक्यूमेंट्री जा चुकी है और आई बिलीव मथुरा और वृंदावन पे भी वो एक डॉक्यूमेंट्री अब जल्द ही पोस्ट करने वाले हैं। आई थिंक इट्स बीइंग एडिटेड। Am I right? Thank you everyone and I welcome everyone. Thank you. Thank you so much. फिर हमारे साथ है सोनाली। Sonali Karwasara is a lawyer. Sonali Karwasara is a lawyer who's practicing at Supreme Court and she's also practicing in the High Court. Sonali is a partner at the KJ and Partners LLP. Sonali का जो main area है, जो practicing main area है उनका, that is civil and commercial litigation. तो क्योंकि politics का कोई भी discussion legal knowledge के बिना complete नहीं है, that's why we also have a lawyer on the panel. Welcome, Sonali. Thank you, Ritika. Thank you for inviting. Then we have Anurag Dixit ji. Anurag ji एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं। इनको आपने टीवी पर देखा होगा। इनके प्राइम टाइम शोज टीवी पर आते हैं, न्यूज नेशन पर इनके शोज आते हैं और इनका जो मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है दैट इज पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, पॉलिसीज। साथ ही जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये लोकसभा चैनल के साथ भी जर्नलिस्ट है काफी साल, 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें। और इसके साथ साथ इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में छपते रहते हैं। जनसत्ता और दैनिक जागरण में इनके पब्लिकेशन छपते रहते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग जी समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, फिर हमारे साथ हैं अमिताभ सोनी जी। अमिताभ सोनी सोशल वर्कर है, एक आर्मी हाउस होल्ड से है। अमिताभ सोनी ट्राइबल सोशल वर्कर है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं पर्टिकुलरली उनके साथ ये काम करते हैं। खुद मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से हैं और इनका खुद का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अभिद्य। यूके में रहते थे 11 साल, वहां पर सोशल सर्विस सेक्टर से जुड़े रहे। फिर काम करते करते he had a desire to come back to the motherland and serve the country in some way possible. तो ये वापस भारत आ गए, वापस भोपाल मध्य प्रदेश आ गए और इन्होंने अपना फाउंडेशन अभेद्या बनाया और ट्राइबल्स के साथ अब ये लगे हुए हैं 2015 से और उन्हीं के साथ अपना सारा समय बिताते हैं। He is also the committee member of Children Welfare Juvenile Justice Board of मध्य प्रदेश। वेलकम अमिताभ जी। फिर हमारे साथ है पार्वती जहांगीर। पार्वती एक युवा सांसद है। अभी इस वक्त हमारे पैनल पे सबसे यंग जो पैनलिस्ट है वो पार्वती है। पार्वती 2015 से युवा सांसद है, जोधपुर से है, राजस्थान से है और हर साल ये कम से कम 15 दिन, 1 महीना ये बॉर्डर पे जो भी जवान हैं उनके साथ समय बिताती है और उनके जीवन से प्रेरणा लेती है। जवानों के जो भी बच्चे होते हैं उन तक ढंग से एजुकेशन पहुंचे, उस पर ये काम कर रही हैं। ये सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही राजस्थान के जो जितने भी रूरल इलाके हैं वहां के भी जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन पहुंचे, वहां के जो रूरल जनता है, जो लड़कियां हैं वहां की, उन तक एजुकेशन पहुंचे, ये काम भी पार्वती कर रही हैं। शी इज ऑल्सो अ फेलो एट विजन इंडिया फाउंडेशन एंड वी विल स्पीक टू हर फर्दर टू अंडरस्टैंड कि ये विजन इंडिया फाउंडेशन में पॉलिसी मेकिंग में एग्जैक्टली क्या करेगी। साथ ही हमारे साथ है राजेश सिंह जी, जो कि ऑल्सो ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम यूके। राजेश जी ओरिजिनली तेलंगाना से है, हैदराबाद से है और राजेश जी राइट नाउ इन यूके इज अ इलेक्टेड काउंसलर फ्रॉम द रीडिंग बरो काउंसिल। ही इज एसोसिएटेड विद द रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी। साथ ही यूके में ये बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है
concerning the issues of the Indian diaspora. सम्मान से वो नवाजी हुई हैं। नवोदय विद्यालयों के स्तर पर, केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर छात्र संसद का आयोजन हर साल किया जाता है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसके तहत। लेकिन फिर भी इन तमाम प्रयासों के बाद भी इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट स्थिति नहीं हो सकती है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में पूछें कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, तो शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होगा युवाओं का जिसको नहीं पता होगा। ये भी हो सकता है कि उनको ना पता हो कि राज्य में विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, खासकर इसको स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये मानते हैं कि मीडिया का कहीं ना कहीं रोल है इसमें? प्राइवेट मीडिया का ज्यादा रोल है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन रितिका हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेट मीडिया एक तरीके की इंडस्ट्री है। आप उससे सिर्फ सामाजिक सरोकारों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप प्राइवेट चैनल से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ समाज सेवा के लिए लगे रहें, क्योंकि जिसका भी वो चैनल है, जिस भी कंपनी का चैनल है, वो कई सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है वहां पर। तो जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स की ज्यादा है प्राइवेट मीडिया के मुकाबले। और प्राइवेट मीडिया भी अगर केवल और केवल सामाजिक सरोकारों पर काम करे तो वो तभी संभव हो सकेगा जब उसको देखने वाले उसको सराहें, उसको पसंद करें। मैं एक प्रोग्राम करता था पिछले कुछ समय तक जिसमें हम सिर्फ पब्लिक पॉलिसी पर बात करते थे प्राइवेट चैनल में, जिसमें हम नरेगा की बात करते थे, पुलिस रिफॉर्म की बात करते थे, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते थे, जेल रिफॉर्म की बात करते थे। वो वीकली शो था और उसकी टीआरपी सबसे कम थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऐसा शो करते हैं जिसमें कि हम वायरल वीडियोस की हकीकत बताते हैं कि देखिए ये जो अजगर है ये दो मुंह वाला है। जो हमारे टॉप 10 शोज हैं उसमें से 7 प्रोग्राम वो हैं। तो अब जो हमें देखने वाले हैं उनकी पसंद क्या है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, और इस सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज भी अगर हमें जेल रिफॉर्म देखना है तो हमारे पास डीडी न्यूज का विकल्प है, लोकसभा का विकल्प है, राज्यसभा का विकल्प है। करेक्ट। इस बात पर मैं यहाँ पर पार्वती जी को लाना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है। पार्वती जी, हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप काफी लोगों से, यंग लेडीज, यंग लड़कियों से आप टच में रहती हैं। क्या विचार है उनके पॉलिटिक्स को लेकर, और उनको जानकारी है, वो अवेयर हैं कि नहीं है? बिल्कुल, जो अनुराग भाई ने जो अभी बताया कि सबसे पहले मैटर करता है कि लोग चाहते क्या हैं, देखना क्या चाहते हैं, और क्या उनको चीजें चाहिए। तो मीडिया भी वही चीजें प्रसारित करेगा, और जो ज्यादातर सामने वही चीजें आएगी जो हम जो ज्यादा लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। और तो राजस्थान में क्या चाहती हैं लड़कियां? बिल्कुल है, मतलब ये चीजें हैं। मतलब हम एक तरह से पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि लोग पॉलिटिक्स में अब रुचि नहीं ले रहे हैं या इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों में रुचि बढ़ने लगी है। अब तो लड़कियों की भी बात हो, अब जैसे मैं भी एक बहुत छोटे से जिले से उठकर यहाँ तक आई हूँ, तो कहीं ना कहीं रुचि पैदा हुई। मेरी कोई सोशल मैं भी, मेरे परिवार में भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, ना किसी को जानकारी थी इस चीज के बारे में। और मुझे तो बिल्कुल 10th तक तो बिल्कुल मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी कि पार्लियामेंट क्या होता है, संसद क्या होती है, क्या मुझे स्कूलिंग करनी है, आगे क्या करना है। तो मतलब ये चीजें स्टार्टिंग से ही हमारा कल्चर ही ऐसा रहता है जिसके कारण नहीं होता। लेकिन अब जैसे जैसे कल्चर बदलता है, समय बदलता है, तो लोगों में उसके प्रति रुचि भी बढ़ती है। तो अभी मैंने जो 4 साल में देखा है और मैं जो देख रही हूँ, उसमें मुझे ये लग रहा है कि अब लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो वो थोड़ा उसके प्रति रुचि ले रहे हैं। तो अब बदलाव हो रहा है, इतना नहीं। अब में भी मुझे मतलब यही लगता है कि स्टार्टिंग से उनको उस वे से लेके जाया जाए। जैसे अब यूथ पार्लियामेंट की मैं बात कर रही हूँ, यूथ पार्लियामेंट हम बुलाते हैं, अभी हम हर क्लासेस जैसे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल्स में कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि 5th के बाद से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि उनमें पॉलिटिक्स का एक व्यू आने लग जाए कि पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति क्या है, और हमें क्यों सीखनी चाहिए, और इसका क्यों ध्यान रखना चाहिए। तो ये बच्चों को बचपन से ही ध्यान में आएगा, तो उसके प्रति रुचि रखेंगे। जब तक इसके प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, तब तक वो दूर रहेंगे इससे। राइट। पार्वती, आपने बोला कि लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि ये भी एक ऑप्शन है। उसी तरह से अगर पॉलिटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन के तौर पर देखा जाए कि आप भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हो सकते हैं, आप उससे जुड़ी भी हुई हैं, विजन इंडिया फाउंडेशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं, जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, विजन इंडिया फाउंडेशन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मैंने हमेशा अपने स्तर पर सोशल वर्क किया है, और जो भी चीजें मिली और जो सीखा वो अपने वे से सीखा। मुझे कोई एक नया सही रास्ता नहीं मिला कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना। लेकिन विजन इंडिया फाउंडेशन से जब मैं जुड़ी, और उनके बारे में, उनके साथ में इजराइल गई थी, वर्ल्ड गवर्नेंस एक्सपीडिशन था उनके साथ में। तो एक यंग लीडर्स के साथ में जब मैं गई, और वहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो यंग्स आए थे, जो अलग अलग एजुकेशन लेवल से थे, तो वो उनके अंदर जो एक भावना थी, मतलब मुझे एक लग रहा था कि इजराइल हम क्यों जा रहे हैं,
एक होता है यूथ में कि हम एक दूसरा देश देखें, वहाँ पर कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर ये भी चीज देखा था कि पॉलिटिक्स के प्रति भी और पॉलिसीज के प्रति भी उनके अंदर एक रुचि है, एक नए बदलाव के प्रति उनकी रुचि है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जो एक उन 30 यूथ में मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा कि एक देश के प्रति भी एक कुछ जानने की एक जिज्ञासा थी, तो वो मैंने विजन इंडिया फाउंडेशन में भी देखा। जो उनकी पूरी टीम है, वो टीम एक परिवार के साथ में मिलकर, जैसे परिवार काम करता है वैसे काम कर रही है कि हमें सिर्फ देश में जो पॉलिसीज है, क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं है, उनके पीछे हम डिस्कस करें, बातें करें, हम जिस भी क्षेत्र में है हम कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके प्रति बच्चों को जागृत करना, उसके प्रति और से ज्यादा डिबेट्स करना, बात करना, और उसके प्रति खुलकर आगे आना। और ऐसे जैसे हमारे साथ में इतने अच्छे भाई लोग जुड़े हैं, न्यूज मीडिया से प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो वो उन लोगों के विचार क्या है, उनसे हम डिस्कस करके, क्वेश्चन करके और उनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी मतलब एक बहुत अच्छा स्टेज है। और उनके अलग अलग प्रोग्राम्स है, जैसे वर्ल्ड गवर्नेंस के द्वारा वो वर्ल्ड के सारे टूर्स करके उनकी संस्कृति सभ्यता को सीखना, जैसे गुड गवर्नेंस के द्वारा हर राज्य के हर जिले तक वो कवर करने की कोशिश करते हैं। जो मैन उनकी जैसे गुड गवर्नेंस, जैसे राजस्थान में हमने यात्रा तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यंगस्टर्स को साथ में लाती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हो सकते हैं, उनको ग्रास रूट लेवल तक वो सीख सके उसको। अमिताभ जी, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगी क्योंकि आप युवा लोगों के साथ बहुत काम करते हैं और आप मध्य प्रदेश में, भोपाल में, वहाँ पे जो भी ट्राइबल्स हैं उनके साथ आप जुड़े हुए हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं आप उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं। ये प्रश्न मेरे दिमाग में जरूर है कि जो शहरी जो बच्चे हैं या फिर जो शहरी यूथ है, क्या वो रूरल यूथ से डिफरेंट है और उनके पॉलिटिक्स को लेकर क्या विचार है? अमिताभ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, अनम्यूट करना भूल गया था। हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। ये दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो आपकी 3 धुरियां हैं इस कार्यक्रम की, एक उसमें युवा है, यूथ है, मीडिया है, और तीसरा पॉलिटिक्स है। तो इसमें शायद इनको परिभाषित करने की आवश्यकता है, यदि हम इसको ठीक पर्सपेक्टिव या परिदृश्य से देखना चाहते हैं तो शायद युवा की डेफिनेशन तो काफी क्लियर है। मीडिया का मैं केवल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, मुझे लगता है कि इसमें केवल ब्रॉडकास्टर्स नहीं है या केवल पब्लिशर्स नहीं है, जो भी विचारक हैं वो भी आते हैं इसमें। यदि कोई फिक्शन लिखता है तो मुझे लगता है वो भी मीडिया का एक अंग है। यदि कोई हिस्टोरियन है तो वो भी मीडिया का अंग है। समाज को जो भी शिक्षित या पोषित कर सकता है, जो भी विधा है समाज की, उसको मीडिया के रूप में परिभाषित करना चाहिए। तीसरा पॉलिटिक्स, राजनीति, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। ये लोग भ्रमित होते रहते हैं इसको लेके, और युवा की इसमें रुचि भी कम रहती है, भले ही वो गांव का युवा हो या वो शहरी युवा हो। अच्छा जी, तो ये क्यों है? अब जैसे यदि आप पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पूछ लें या धारा 370 भी बहुत लोगों से पूछ लें तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग या हमारे जैसे जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं और युवाओं को दोष देते रहते हैं। मुझे लगता है युवाओं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो मानस है, उसका जो पोषण है, वो हमने ही किया है। युवाओं से पूछता हूँ कि क्या कर रहे हैं, तो मैं थक जाता हूँ सुनते सुनते कि सर पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको नौकरी। और अब वो चैनल्स भी हैं यूट्यूब वगैरह पे जो बताते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, आपको प्रिपेयर करते हैं उस इंटरव्यू के लिए, आईएएस के लिए। करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है तो इसलिए पढ़ना है कि उनको एग्जाम क्लियर करना है। तो समाज की ये जो रचना है या जो उनका साइकी है, ये तो हम ही ने तैयार किया है। गांव के युवा का सोच बहुत अलग है। यदि आपने प्रश्न पूछा, यदि मैं उस पर वापस जाऊं, और शहर के युवा का सोच तो शायद शहर के भी बाहर का है, वो शायद मार्स का है या कहीं और का है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे शिक्षाविदों को के बाद जो रहे हैं, जिन्होंने भरसक प्रयास किया है गांव तक शिक्षा नीति को पहुंचाने का। तो वो असफल रहे हैं, उनकी इस असफलता के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ईश्वर का शुक्र है कि आप फेल हो गए हैं गांव तक अपनी शिक्षा पहुंचाने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी इनका कोई स्तर रहा होगा कि वो गांव को समझ पाए हो। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने गांव के बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं,
तो मैं उसका जवाब यही देता हूँ कि हम इनको एस्ट्रोनॉट नहीं बनाना चाहते हैं, हम इनको मार्स पे नहीं भेजना चाहते हैं, हम तो इनको भोपाल, इंदौर, मुंबई, लंदन यहाँ पर भी नहीं भेजना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जैसे इंसान है ये इंसान बने रहें, यही बहुत बड़ी बात है। और वो जो जीवन मूल्य जो है गांवों में वो अभी भी है, शहरों में काफी सतही स्तर पे वो आ गए हैं। ये जो हमारा फ्लॉड, वी हैव दिस फ्लॉड कॉन्सेप्ट ऑफ education and progress and development, so which has been really harmful. We've gone to the extent of poking holes in the ozone layer, and we keep polluting the skies also. Thanks to corona, you know, all these flights have grounded, all these buses and this traffic, it's stranded. We've parked them, you know, everywhere, and I can see new birds. I've never heard of them before, like I've never heard them before. I can hear them, I can see them. Maybe some flora and fauna is also blossoming. So we have victimized the entire world in the name of progress. And that is where politics has also gone wrong. Yeah. चाणक्य यदि आप पढ़ें, मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ, शायद बाकी लोगों से बात करनी है। चाणक्य आप पढ़ें तो उसमें समझ में आता है कि जो राजनीति है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज की बाकी सारी जो नीतियां हैं वो ठीक से चलें। Right? We as a society have failed to do that. We at level have failed. We as Indians, हम भारतीयों के रूप में भी हम नाकाम रहे। और आप आगे इसका विस्तार और कर देना। धन्यवाद। जी, तो आपने ये पॉइंट उठाया, उसके साथ साथ एक और छोटा सा पॉइंट है जो जुड़ा हुआ है, जो लॉ से जुड़ा हुआ है। यंगस्टर्स को ब्लेम ना करते हुए मैं ये क्वेश्चन लॉयर को ही पूछूंगी। सोनाली, कैन यू टेल अस दैट Do you think it's possible कि अगर सरकार या जो भी रूलिंग पार्टीज हैं वो अगर किसी नए लॉ के साथ आती हैं या फिर कोई नया अनाउंसमेंट होता है तो हम लीगल मैटर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देकर, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस पोस्ट ऑन फेसबुक, ट्विटर, लेकिन लीगल मैटर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए वी आर नॉट वेरी लीगली अवेयर, और यूथ अगर थोड़ा सा लीगली अवेयर होगा तो शायद हम सोसाइटी को भी बेटर समझेंगे, अपने अफेयर्स को बेटर समझेंगे। ओके, रितिका, बहुत बर्निंग इशू था ये अप टिल फेब, जब हम CAA NRC की बात कर रहे थे। करेक्ट। एंड नाउ फॉर मी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन, whether you talk about that knowledge or information in any other aspect, or you talk about having that knowledge or information in the field of politics or your awareness, वो knowledge engaging तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। This is where I feel कि मीडिया की responsibility बहुत ज्यादा है, क्योंकि मीडिया वाले सुन रहे हैं, they have the power to influence, and hence the responsibility cannot be negated. जिस वक्त ये CAA NRC का मुद्दा चल रहा था, उस वक्त इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल्स क्या दिखा रहे थे? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वर यूट्यूब चैनल्स जो कि शायद आप और मेरे जैसे लोग जिनको चला रहे हैं, वहां पे अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन थी, स्कैंडलाइज्ड मुद्दे डिस्कस हो रहे थे। ओके, एंड बट व्हाट अगर यू देखना चाहे, क्या इंडियन न्यूज चैनल्स उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक रिलायबल न्यूज देख सको? Like विजय जी started and said कि अभी भी अगर उन्हें वर्ल्ड न्यूज या अनअडल्ट्रेटेड न्यूज, आई वुड से, मैं एक स्टेप और आगे जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि अनअडल्ट्रेटेड न्यूज अगर देखनी है तो शायद वी हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ हिंदी न्यूज चैनल्स, सॉरी इंडियन न्यूज चैनल्स, आई वुड नॉट जस्ट से हिंदी न्यूज चैनल्स। ये क्यों है? So I will press you a little more there and say that enough lawyers coming out and people from the law background coming out enough to educate on the law, what the law really is. Okay, I would say that lawyers have always been a part of the intelligentsia. Okay, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिया, तब से अगर आप पार्लियामेंट के डेटा उठाएंगे तो at any given point of time 50% से ज्यादा parliamentarians have always been lawyers.
प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग, बट डिग्री उनके पास हमेशा रही है। उससे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स बेहतर समझ सकते हैं या वो लोगों को इन्फ्लुएंस बेटर कर सकते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, बट यस अपने राइट्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। या ये कह सकते हैं कि उन लोगों का एक इंक्लिनेशन ऑफ माइंड रहा है कि वी शुड नो व्हाट आर राइट्स आर, व्हाट आर राइट्स, जहां हम कहाँ बोल सकते हैं, हम कितना बोल सकते हैं। जैसे कि किसी भी नॉर्मल बच्चे का आप टेम्परामेंट देखते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो उसको आप साइंस सब्जेक्ट्स दिलाएंगे 10th के बाद। अगर क्रिएटिव माइंड है तो आप आर्ट्स की तरफ उसको लेकर जाएंगे। नाउ सिमिलरली हम ये सब अपने यूथ को आज के दिन एक एंगेजिंग मीडिया से दे सकते हैं। यू नो, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स है क्या। आरटीआई कैसे फाइल होता है, आरटीआई कैसे फाइल होता है, समथिंग एज बेसिक एज दैट, एंड यू विल सी कि आरटीआई एप्लीकेशन मैक्सिमम 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं ना वो फाइल कर रहे होते हैं। यू डज नॉट नो, हालांकि टेक्नोलॉजिकली हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। So ideally the youth should be the precursor of that. अनुराग जी इस पर विजय राणा जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया पर क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी पहले विजय सर से देखिए मीडिया की जो बात, विजय जी देखिए एक तो जो मैं कहता हूँ भारत के साथ एक मुश्किल ये है कि वहां पर सच बोलना वो अनअफोर्डेबल है। वहां का जैसे यहाँ इंग्लैंड के अभी कोरोना, एक एग्जांपल देता हूँ, कोरोना में जब उन्होंने पैकेज दिया, यहाँ ऋषि सुनक ने जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा तैयार हो जाइए, अगले 10 वर्षों में टैक्स बढ़ेंगे और सोशल स्पेंडिंग घटेगी। yes. क्या ये सत्य बोलने की आजादी हमारे वित्त मंत्री को है? नहीं। यदि वो ऐसा कह देंगी, अगले दिन सारा मीडिया जेब काट ली, जेब पे प्रहार कर दिया, और ऐसी दो टूक भाषा में वो बोलेंगे कि वहां पर राजनेताओं की मजबूरी बन गया है कि उन्हें जनता के सामने झूठ बोलना चाहिए। या जहां आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण, एक टेस्ट मैच हम हार जाए, एक वनडे इंटरनेशनल हार जाए, दोष का जिम्मेदार कौन, हर वजन से ये हेडलाइन होती है। तो मीडिया की जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि भाषा के संयम और संतुलित होना चाहिए, वो आज की मीडिया से पूरी तरह से गायब है। तूफान आने वाला है, जरूर तूफान आएगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन हर न्यूज चैनल की हेडलाइन थी तबाही वेस्ट बंगाल में। तबाही अब होने वाली है, यानी वेस्ट बंगाल में जो व्यक्ति है, यदि वो थोड़ा कमजोर दिल वाला व्यक्ति है, तो वो तो शायद दहशत में मर जाएगा कि अब तो अम्फन तूफान आ रहा है और नाउ एवरीथिंग इन कलकत्ता विल बी डिस्ट्रॉयड। तो एक तो हम ये भाषा, हमारा जो मीडिया है वो अविश्वास और सिनिसिज्म की पत्रकारिता है। चारों तरफ देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास, केंद्र राज्य के बीच अविश्वास, जनता गरीब और अमीर के बीच अविश्वास। तो जो द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ मीडिया इज सिनिसिज्म एंड डिस्ट्रस्ट। नाउ ये इस तरह का मीडिया कहीं दुनिया में नहीं। देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं CNN, BBC, फ्रांस 24, टर्किश न्यूज, रशियन न्यूज सब में देखता हूँ। कहीं तो किसी के चैनल पे इतना कूड़ा कचरा नहीं है कि 6 हेडलाइन इधर से उधर भाग रही है, एक साथ 18 लोग बैठे हुए, कहीं नहीं होता दुनिया में। और पत्रकारिता के आप देखें तो किसी ने कहा महाभारत, किसी ने कहा दंगल, किसी ने कहा युद्ध, फिर पीछे तलवारें खटक रही है, कहीं आग जल रही है स्क्रीन पर। ऐसी पत्रकारिता दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। मैं कम से कम इवन नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं हो रही। So what is happening in the media is रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता कौन करेगा? अनुराग जी, रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता न्यूज चैनल्स वाले क्यों नहीं कर रहे? रितिका, मीडिया की मैं विजय सर की का सम्मान करता हूं और उनकी काफी बातों से सहमत हूं इस मामले में भी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि देखिए प्राइवेट मीडिया और सरकारी मीडिया, मैंने दोनों में काम किया है। इस वक्त मैं प्राइवेट मीडिया में काम कर रहा हूं। बहुत कुछ निर्भर करता है कि दर्शक क्या पसंद कर रहे हैं। मैंने अपने ही 2 प्रोग्राम्स का उदाहरण दिया। एक टॉप 10 में 7 नंबर पर आता है और एक वो प्रोग्राम है जिसकी TRP सबसे कम होती थी और उसको अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा 2 साल चलाने के बाद। लेकिन जो आज का मूल प्रोग्राम था वो चूंकि मीडिया से ज्यादा युवाओं के ऊपर था, उनकी डेमोक्रेसी में क्या कुछ भूमिका है उसको लेकर था। तो मैं उसको लेकर एक बात कहना चाहूंगा जो अभी यहाँ पर सोनाली जी हैं वो भी कह रही थी।
देखिए 2009 और 2014 दो जो लोकसभा इलेक्शन है इस देश के, उनको अगर आप देखें और उसकी तुलना अगर आप करें तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 12 करोड़ वोटर ऐसे थे जो यंग वोटर थे, जो पहली बार जुड़े थे। 12 करोड़ वोटर इस देश में पहली बार जुड़े थे 2014 के चुनाव में। 2009 के चुनाव से अगर आप इसकी तुलना करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुल वोट 12 करोड़ नहीं मिले थे। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आई थी, जिसने 5 साल तक राज किया, उसको भी 12 करोड़ वोटर नहीं मिले थे, जितने कि इस देश में एक लोकसभा चुनाव में कुल युवा वोटर जुड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या वास्तव में जितनी हिस्सेदारी है युवाओं की, उतनी भूमिका उनकी राजनीति में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं उससे जुड़ी दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा जल्दी से। 2000 अगर आप दिखाने लगेंगे तो युवा इंटरेस्ट लेने लगेंगे क्या? ये बिल्कुल ये भी एक बड़ी वजह। विजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो ग्लोबल ट्रेंड है, यूथ हमेशा कम पार्टिसिपेट करता है। इवन ब्रिटेन में भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो लगभग यही बैठेगा कि जब हम अपने नागरिक अधिकारों के प्रति सजग होते हैं तो दैट 40+ लोग जो ज्यादातर इन मुद्दों पर विचार करते हैं। तो यूथ के इंटरेस्ट हम स्वाभाविक है, हम लोगों ने भी अपने जमाने में, हमको भी क्रिकेट एंड फिल्में आकर्षित करती थी, तो ये तो स्वाभाविक है। हम इन चीजों को ये एक तरह से एलिबाई नहीं बना सकते, हमें अंदर से देखना होगा। विजय सर, जो मेरा सबमिशन था सर वो ये कि जिस देश की 65% आबादी युवाओं की हो, उस देश की तुलना बाकी देशों से आबादी के लिहाज से या युवाओं के लिहाज से करना, हो सकता है कि वो भी अपने आप में डिबेटेबल हो, लेकिन जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था सर वो ये थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1,80,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1,80,000 वोटर जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में नया जुड़ा था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 2.25 लाख वोटर नए जुड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग इतने ही वोटर ने 226 सीटों पर अपना असर दिखाया था। यानी 1,80,000 वोटर जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अपना असर छोड़ रहा था, नया जुड़ रहा था, वो 226 सीटों पर मार्जिन का अंतर नहीं था इतना। 226 सीटों पर इस देश का युवा निर्णायक भूमिका अपनी निभा सकता था 2019 के चुनाव में भी। लेकिन इसके उलट रितिका, एक चीज बस केवल आखिर में, जो पहली लोकसभा थी, उस पहली लोकसभा में 35 साल से कम उम्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो 82 थे, 80 से ज्यादा। जो 16वीं लोकसभा है, उस 16वीं लोकसभा में 35 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या 37 है, 40 से कम। इन 70 सालों में देश की आबादी, जो युवा आबादी है, वो 70% हो गई है, और इन 70 सालों में देश की संसद में युवाओं की जो हिस्सेदारी है वो घटकर आधी रह गई है। ये जिम्मेदारी केवल सोसाइटी की नहीं, ये जिम्मेदारी केवल मीडिया की नहीं, ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास की भी है कि नेताओं के युवा बेटों और बेटियों को कैसे लोकसभा के टिकट मिल जाते हैं। और एक पार्वती जैसी जो हमारे साथ हमारी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अगर चाहें कि मुझे राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ये सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है, पॉलिसी मेकर्स की भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मैंने कुछ आंकड़ों से आपको समझाया। देखिए, संक्षेप में एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। अनुराग जी ने बहुत सारे विजय जी, बस जस्ट 1 सेकंड, अनुराग जी ने बहुत सारे आंकड़े बताए, वील कम बैक ऑन दैट। लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया कि ठीक है, मीडिया पर पूरा का पूरा ब्लेम ना लेते हुए कि not just media is responsible for it, the whole society and political leaders are also responsible for this. Political leaders की बात कर रहे हैं, राजेश जी बहुत देर से चुप हैं, मैं उनको लेकर आऊंगी डिस्कशन में। राजेश जी यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, can you hear me? Yes, I can hear you. So Ritika ji, yeah, go ahead. Can I ask you specifically, you're from India, you're from Telangana, you moved to the UK and you started living there in UK, you settled there and you decided to join politics actively. How were you motivated to do that? And why should we do that? Why should they do that? Yes, so that's a very, very valid question. The reason I joined politics, before that I'll tell you, I come from a background of engineering and I'm in the IT sector and totally oblivion to the politic world actually, right? And I've realized lately, and it's a very famous quote from ancient Greek philosophy, which says like, just because politics does not take interest in you, it doesn't mean that politics will not take interest in you, right? My journey started from very grassroots levels. And that is where I think we are missing a part of a puzzle, actually. For me, it was very important why the road has been digged up and left as it is for many days, why my council tax is going up. This kind of questions kind of led me
this kind of queries led me to get involved in politics actually, in the local council elections and things like that, because I was seeing that at one hand the council is spending lots of money on the vanity projects, and second hand they are kind of increasing taxes for the residents. And that's where I thought our voice kind of gets stifled, and then we are not able to speak. That's how my journey started, even though I was completely not in the political world or in the arena, right? So that's where I kind of differ with Vijayji a little bit. But politics, it's not about at very international level. You need to know what's happening in Palestine, Israel. It's more about knowing locally what's happening around you. Actually, that awareness, it's very much important. And there's two steps here. How could you be aware about what's happening, why the road has been dug up next to your house, or why there is better education or job opportunities in other cities than in my city? When you start questioning these things, you kind of gently shifting the discussion, right? Secondly, I feel in the media, there's not much focus, Indian media in particularly, in the volunteering sector. If you see, the Indian media is mostly about getting, it's mostly about a controversial statement, and someone has said this, and there's two group of people shouting about over each other. And there is an assumption that that's what people want to consume. But that's not what people want to consume, because it's what's been put on the plate, right? And I speak to a lot of my colleagues and my friends, and they say they hardly watch news because of XYZ, right? But then because they even don't after get. that, are they motivated, even though they don't watch the news? Are they now motivated after seeing you? Well, I would say to some extent people are getting involved, especially the Indian diaspora is not that engaged politically over here when you compare to other diasporas. If I compare it to the Jewish community, you have like hardly 0.5% of population. Then if you compare it to the number of MPs, it goes up to 50 MPs. When you look at the Indian diaspora, which is more than 2% of the population, and yet you'll see just 4 or 5 MPs who are engaged. And at the grassroots level, that's even worse actually. It's mostly focused on business and jobs and things like that. And unfortunately, all jobs and businesses works on policies, which policymakers, do. And unless you don't have that influence, you won't be able to shift, or you won't be able to raise your concerns and bring it in front of the policymakers. So, and specific to India, that's where the challenge is. I think when as a youth as well, youth needs to join some of the voluntary organizations. What happens when you plug yourself into the voluntary organizations? You kind of plugged into a system, and you see what's the shortcomings of the society actually. And once you see the shortcomings, then you start questioning those things, right? Since we're talking about the shortcomings, Rajeshji, can you also throw a little bit light, and very precisely just throw a little light on how is the media in the UK? Yes. Are they balanced? Is the youth more aware in? Yes, absolutely. I would say that. Yeah. They're absolutely more aware, and two reasons. Again, if you see in the UK media is very much focused what's happening in the voluntary sector. They report things, what's happening, and that kind of motivates youth to go and join voluntary sector, right? And if they see a report XYZ voluntary sector has done so much work, youth get involved. They like to get involved. And secondly, if you see there's a discussion and debate here, the 16-year-old should be getting a voting right. And it's a very, very pertinent discussion going on, because a 16-year-old is a lot more mature what they were perhaps 50 years ago, and that's a big debate going on right now, and it's all driven. I believe from school and college, they at a very tender age they also start learning how to write to your local councillor and how to interact with the local leaders, which is something seriously missing in India. कि हम अपने खुद के leaders के साथ हमारा कोई touch नहीं है. Absolutely. That's where the grassroots politics comes in. That you need to be aware locally what's happening. End of the day, you will find it might be a trivial issue, but it is somewhere up there. Someone is making a policy, or someone has been very incompetent, and that's why you're facing the problems. So absolutely, even though the population is more than half of the population of India is is youth, still you see, despite of that, they are marginalized from this discussions. So how is the media working in the UK? Are they balanced or not? How is their view about India? And how when it comes to youth, when it comes to youth, are they very sensationalized, trying to sensationalize the news in UK as well?
Well, you see that, yes, of course. You see this, the centralized, not the way it is done in India, like with two people shouting over each other. I think there is some there's a way of reporting things and all, and it's a lot quieter than Indian news media. But of course, some of the news will be centralized to an extent, but I don't think the benchmark has been set by Indian media. It's far higher, and it's not there yet. Okay, so I'll try to bring in Amitabh Soni ji. Before I do that, do we have Digvijay also with us? Digvijay is also a TV anchor. He was supposed to join us. Okay, he's not there. Amitabh ji, I'll again get you in. आप मुझे ये बताइए, मीडिया पर ब्लेम जा रहा है, but not entirely. हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं for our youth not, let's say, taking interest or not being very very active. Where are we going wrong? What can we change? आप गांव में क्या करते हैं? Right. So two basic points I wanted to make. Number one, we as a society, as media, or call it educationists, number one, we fail to make our youth understand that politics changes everything. It decides our future, be it our education policy, be it our roads, bridges, our idea of development. Politics is about governance. So we are entrusting our futures into the hands of people who are highly incompetent. And this place belongs to people who have potential, who have talent, who can think and execute. But we haven't been able to capture their imagination. So as a society, we are failing on that front. That politics is about future. It's about future planning. So we've not been able to drive this point into their minds or into their psyche. So we need to do that, and the media can also do that. Politicians can do that. Educationists can do that. Number two is politics is not only about electoral politics. अच्छा नेता बनना चाहते हो, अच्छा तुम नेतागिरी करना चाहते हो. So whenever I talk to youngsters, they'll tell me, अरे नहीं सर, हम लोग ये नहीं करना चाहते, हम तो कुछ और करना चाहते हैं, हम मीडिया में चले जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे सर, बहुत खराब है. See, the reason for people getting into politics and not getting into politics is the same, which is it's a game of rascals, right? So people who go into politics, they say that we are getting into politics because it is a game of rascals. We need to change it. And I'm so happy to see Rajesh Singh ji there, people like him. And when I say rascals, it's global. It's not about India. So you can scan the globe and see what kind of leadership we have. So it will remain like that. And people who don't want to go into politics or don't go into politics, their excuse is also the same, that it's a game of rascals. Now, politics is not only about electoral politics. Politics. Technically, I am into politics because I'm trying to encourage the youth to engage with political institutions. I'm talking about advocacy. I'm talking about pressure groups. I'm talking about tribal youngsters who could become, policymakers tomorrow. So we are working on them. So whenever we say politics and youth, it is always about somebody wearing a kurta pajama or leading somebody or winning elections. More than that, it's about think tanks, it's about policy, it's so much about that. So we need to drive this point into their minds, or basically into their psyches, that it's much more than that. That's my humble submission here. Amitabh ji, there's a question that's left unanswered. I asked you, what do you do with the youth in the gaon? आप उनके साथ क्या करते हैं? But just before that, I'd just like to make a quick announcement. ये session शायद 2 मिनट में बंद हो सकता है. 1 घंटे का session already almost हो चुका है. I just have 2 more questions. If this session disconnects, I'll send everyone a new ID. So I really request everyone to please join in. So sorry for the technology trouble. We'll continue. अमिताभ जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप गांव में यंगस्टर्स के साथ क्या करते हैं? जरूरी नहीं है कि आप उन्हें यही बोले कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो या फिर पॉलिटिकली अवेयर रहो या फिर कुछ करो, सोसाइटी के लिए, नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनो. आप क्या करते हैं उनके साथ ऑन अ डेली बेसिस? देखिए, ग्राम पंचायतों को जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारे जो ब्रिटेन में मित्र
सुन रहे हैं या बाहर देश के, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है एट द वेरी ग्रास रूट लेवल। तो भारत के संविधान ने ग्राम सभाओं को शक्ति दी है कि वो तय करें कि उनके भविष्य का निर्धारण किस प्रकार हो सकता है। अब लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो भी सब कुछ तय कर लेते हैं। तो विगत 5 वर्षों से हम लोग हर दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव की जो युवा शक्ति है वो कम से कम इसको समझे, इस बात को। हम बहुत सारा जो समय है युवाओं के अलावा जो लोग हैं उन पर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो एक मानस है वो बन चुका है, उसमें परिवर्तन लाना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं उसमें मुझे कुछ खुशी भी होती है, कुछ थोड़ा दुख भी होता है ये बताते हुए कि हमारे जो सरपंच थे उनको रोना आ गया था, क्योंकि हमारे जो युवाओं ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो उनके आंसू निकल आए। अच्छा। वो बहुत आधारभूत मूलभूत बातों को पूछ रहे थे और विश्वास के साथ पूछ रहे थे, और सरपंच को क्या करना चाहिए ये भी बता रहे थे। तो सरपंच के लिए बहुत दुविधाजनक स्थिति हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि शहरों में कभी युवा जाकर इस प्रकार के प्रश्न पूछते होंगे नगर पालिका में, या पार्षदों से या विधायकों से या सांसदों से, जो हमारे गांव के युवा कर रहे हैं। और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जो इन आयामों पर काम कर रहे हैं और बहुत सफलता से। और ये एक दिन में, 2 दिन में, 2-3 साल में भी नहीं होता है। देखिए, मुझसे कई बार मेरी टीम पूछती कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग what is our business, what is our job? So I'm here to provide people or explain to them what development is. So my answer is no. We are in the business of providing faith. जब गांव के लोगों में व्यक्तिगत रूप से, एक समाज के रूप में, कम्युनिटी के रूप में यदि विश्वास आ जाएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये संभव है, तब आप उस आधारभूत परिवर्तन की बात कर सकते हैं, भले ही वो सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो या राजनीतिक। तो हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है। हम लोग लगभग अब 100 किलोमीटर रेडियस के जो आदिवासी वनवासी गांव है वहां पर पहुंच गए हैं। इसमें वनवासी कल्याण आश्रम भी हमारी बहुत सहायता कर रहा है। अभी हम लोग वहां पे राशन वितरण भी कर रहे हैं, और इसी के चलते वहां पर जो लोकल टीम्स हैं, जो स्थानीय जो युवा हैं, उनकी टीम चल रही है और वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी आगे काम करने में इच्छुक है। ये विश्वास वाले पॉइंट पे अमिताभ जी, इस वाले पॉइंट पे मैं अंत में फिर से आऊंगी सभी के पास। ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सोनाली और पार्वती को मैं यहाँ लाना चाहूंगी। ऐसा अक्सर कहते हैं कि लड़कियों को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, या लड़कियां अवेयर नहीं हैं। ये क्या केवल एक मानसिकता है कि लड़कियां इन्वॉल्व नहीं हैं, या फिर इंडिया में उल्टा लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, या फिर ये क्वेश्चन उठाना ही गलत है? और ये जो प्रश्न हम उठाते हैं, जो मीडिया वाले ही उठाते हैं कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए औरतों का, women in participation in the parliament, in politics, क्या ऐसा करने से कुछ ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा? क्या औरतें ज्यादा आगे आने लगेगी पॉलिटिक्स में, या फिर उसका फायदा शायद ना हो and it's just a thought? How will it change? क्या लॉ पढ़ने से कुछ ज्यादा जानकारी मिल सकती है हमें, या फिर what is the solution to the answer to women in politics? का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था थोड़े दिन पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत जेनेरिक वे में एक अपना एक प्रिजम्पशन प्रेजेंट किया कि जिन जिन कंट्रीज में टॉप लीडर्स विमेन थी, वहां पे कोरोना वायरस बहुत ही छोटे स्टेज पे उन्होंने रोक दिया। They really did This is the common discussion now. Yeah. Yes. But इसी का counter thought आया, and they said it is not that women were doing something miraculous in these countries. Yes. It is because these countries, the people themselves, they were, I would say, more adaptive. या जैसे हम कहेंगे सोशो पोलिटिकली ज्यादा अवेयर थे, एंड जो शायद जहाँ पे इंडिया पहुंचना चाहता है by involving more women, by involving more people, so the voting population, the population of these countries was the reason कि वहाँ पे women top most areas में perform कर रही थी.
Now, and interestingly, because this is a pandemic, तो पैंडेमिक को हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हर कोई अपना अपना पार्ट नहीं प्ले करेगा. So obviously, you know, those societies, they were more aware, उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, and those countries were able to give a better result in controlling the pandemic. So when you talk about कि इंडिया में 33% reservation women को मिल गई है, फिर भी reservation, like if I talk about अमिताभ सोनी जी कह रहे हैं कि पंचायत में उन्होंने इतना काम किया है. He would also have come, you know, अभी एक TV serial भी, not TV, web series आई थी पंचायत करके, where you know this thing was brought up that the lady is the सरपंच, और वो सरपंच होके भी वो ना ही अपने राइट्स जानती है, ना अपनी ड्यूटीज जानती है, ना लाइबिलिटी जानती है, हस्बैंड चला रहा है वो सब कुछ. So unless and until that change does not happen within the households, do not expect that change to reflect in the society. No matter आप कितना भी educate कर लो, that education has to reflect. आपके पास एक law की degree है, doesn't mean कि आप अपने rights को enforce कर सकते हो. layman भी अपने rights को enforce कर सकता है अगर वो ये करना चाहे. It is about willpower. But does it give you some sort of power in some way, or small power, कि मुझे पहले तो अपना right पता है, law के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो मैं उसका इस्तेमाल भी कर ही लूंगी. See, it is about getting the correct information. चाहे वो आपको आपकी लॉ की डिग्री से मिले, चाहे वो मीडिया दे. Now I'll again come to the point that media is not playing its part because वो information इतनी basic है, वो मीडिया बहुत engaging way में अगर बताए तो बहुत आराम से लोगों में impart कर सकता है. And it has to go to a larger base for it to show some impact. इसमें एक important चीज और भी है, though that was not part of the question, but Ritika, you would understand, you know, how multinational companies or anyone, you know, they decide कि what is the target they want to capture, what is the target population, और वो उनको ध्यान में रख के अपनी advertisement बनाती है, right? And those advertisements, they capture your attention and then you start engaging with that product or that service or whatever. Now, India, we keep on talking about that youth. इतना बड़ा हमारा इस वक्त, you know, the demographically we are in such an advantageous situation. But how come is it that none of the political parties are, you know, bringing that kind of an advertisement that they want to attract youth power and they want to attract talented youth in their organizations? Because like any other place, nepotism यहाँ पे भी एक role play कर रही है. I believe they do, but I think Parvati can answer that a little better. Parvati, क्या आपको लगता है कि political parties young लोगों को engage नहीं कर रही हैं, कि बोल रही हैं कि आप भी हमारे साथ आके जुड़िए? There's such a huge young population we have. गांव का क्या हाल है? पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो बहुत अलग स्तर पर है. पॉलिटिक्स पार्टी का व्यूज और ग्रामीण स्तर पर हम देखें तो एक बहुत अलग स्तर पर है. जैसे गर्ल्स का है, हमने हमेशा देखा है, आज एजुकेशन में हम देख रहे हैं हर बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूल्स में लड़कियां लीड कर रही है. फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन हो या कुछ भी चीजें हो, कुछ प्रोग्राम्स लीड करने पड़ते हैं या होस्ट करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे से कर रही है. लेकिन जहाँ पार्टिसिपेट की बात है, जैसे पॉलिटिक्स की बात है, तो ग्रामीण स्तर पर अभी भी बहुत, मैं तो सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि लड़कों को भी पॉलिटिक्स से दूर रहने का कहा जाता है कि पॉलिटिक्स आप सोचिए मत कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं. जो चला गया वो अच्छा है कि वो चला गया, वो कर सकता है, लेकिन जो नहीं गया है आप नहीं जा सकते, मतलब आप नहीं कर सकते. मतलब इतनी एक मानसिकता बनी हुई है लोगों में कि आप नहीं कर सकते पॉलिटिक्स को लेकर. अगर वो किसी पार्टी से भी जुड़ता है या लड़की भी हो, मैंने देखा है, मैंने एज ए बाड़मेर एरिया, जैसलमेर एरिया को मैंने बहुत ही छोटे स्तर तक मैंने कवर किया है. तो वहां पर मैंने देखा है लड़कियां अगर कोई चाहती है कुछ पार्टीज के लिए काम करना या छोटी, ऐसा नहीं है, पार्टियां प्रमोट करती है कहीं ना कहीं क्योंकि जरूरत रहती है. जो 30% या जो भी बात कर रहे हैं आरक्षण की, लड़कियों को लाने की, पार्टियों में होना चाहिए, तो वहाँ पार्टियां भी काम कर रही है लड़कियों को लाने की, लेकिन वो नहीं आ रही है सामने से. जैसे अभी सरपंच की बात हुई है कि बहुत सारी लेडीज सरपंच है. अभी जो सरपंच के चुनाव हुए हैं राजस्थान में, तो मतलब मैं बता सकती हूँ 20% तो पक्की लेडीज है, 20 से 30%, लेकिन उन सब वो खुद काम नहीं कर रही है. सारे उनके जो घर के मर्द हैं वो काम कर रहे हैं. बस ये कि वहाँ महिला की सीट आ गई है इसलिए महिला को आगे कर दिया है, लेकिन उसको काम उसके हाथ में नहीं सौंपा जा रहा है.
वो उसके आसपास क्या हो रहा है, राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या, वो उसे समझने नहीं दिया जा रहा है। बस एक पुतले की तरह से खड़ा कर दिया जाता है कि बस आपको एक आप बन गए हो सरपंच, लेकिन लीड कोई और कर रहा है। तो मतलब ये उनको मतलब देना ही नहीं चाहते, एक स्तर ही नहीं देना चाहता, काम करने का दिया ही नहीं जाता, आगे आने नहीं दिया जाता है। जैसे पार्टियों में भी बात है, तो पार्टियों में भी लड़कियां आके काम करना चाहती है और बहुत अच्छे से लीड भी कर सकती है, गाँव को अच्छे से वहां जाकर समझ सकती है, लेकिन नहीं आने दिया जाता। पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि लड़कियां पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि वहां पर यूथ जो युवा है वो ज्यादा है, मर्द ज्यादा है, तो वहां पर आप अकेले कैसे जाएंगे? क्योंकि मैं भी बहुत जगह जाती हूँ, मीटिंग्स करती हूँ, तो वहाँ मैं एक अकेली रहती हूँ और बाकी सारे मर्द रहते हैं। तो एक मतलब उनके बीच में भी ये चीजें रहती है कि आप अकेले वहां पर कैसे लीड कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो आप महिलाओं को समझाइए, लड़कियों से बात कीजिए, आप मर्द के बीच में कैसे। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं जब बात करती हूँ महिला सशक्तिकरण की भी बात आती है, ऐसे सारे मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण की बात आती है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, महिलाओं के साथ में ये क्या है। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा होते हैं मीडिया पर चलाए जाते हैं, ये सारे गलत है। सबसे बड़ी है कि लेडीज खुद क्या करना चाहती है, लड़की क्या करना चाहती है, अगर वो अपना सही वे चुन ले तो वो कर सकती है। क्योंकि मैं खुद का ही उदाहरण देती हूँ, अगर मेरी फैमिली चाहती तो मुझे इन सब में नहीं पढ़ने देती, सोशल में, समाज में नहीं जाने देती, लेकिन मैंने चुना और उसे करके दिखाया और फैमिली को साथ में लेकर उसे समझाया। तो आज वो बिलीव कर रहे हैं कि मैं जिस रास्ते पर हूँ सही हूँ और जो करूंगी अच्छा करूंगी। तो वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन बहुत स्तर पर है कि बहुत दूर है हम अभी इस स्थिति से। यूथ को लाना है, गर्ल्स को भी लाना है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अभी। पार्वती कह रही है ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बनकर रह गया है कि औरतों को लेकर आना है, which is a very interesting point। फिर से जो अनुराग जी, फिर से जो सुई जो डंडी है वो आकर मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर अटक रही है कि न्यूज चैनल्स, पर्टिकुलरली न्यूज चैनल, लेट्स से पब्लिक न्यूज चैनल्स या प्राइवेट न्यूज चैनल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और विजय जी बीबीसी के साथ काम कर चुके हैं, जो कि एक सरकारी चैनल है यूके का, वहां पर रिपोर्टिंग कैसी होती थी? अनुराग जी पहले आप बताइए। देखिए, अभी पार्वती मीडिया की भूमिका बात कर रही थी महिलाओं को लेकर, और सोनाली जी ने भी उसका जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया। रितिका, मैं बस केवल 1 मिनट के अंदर कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। फिर दोबारा वही बात, जिस देश की 70% आबादी युवाओं की है, जिस देश में 50% महिला वोटर हैं, जिस देश में पुरुषों से ज्यादा वोट महिला डालती हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिएगा, उस देश की संसद में महिला सांसद केवल 78 हैं। 545 में केवल 78 वुमेन एमपीज हैं, जिसमें से ज्यादातर के पति या उनके पिता पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। आप देख सकते हैं हिस्ट्री। तो महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी चाहती हैं खुद पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि टिकट देना मीडिया का काम नहीं है, ये उन पार्टीज का काम है कि वो अपने यहाँ पर कितनी महिलाओं की हिस्सेदारी चाहती हैं। लेकिन थोड़ा सा बाकी चीजों को भी समझना होगा, जिसका जिक्र अभी अमिताभ जी कर रहे थे। बहुत सही बात अमिताभ जी ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, उसको भी हमें समझना चाहिए। इस देश में जो किसान परिवार है, उसकी प्रति व्यक्ति आय 3500 रुपए से कम है, सरकारी आंकड़ा है। वो अगर गाय भैंस भी पालता है तो वो 6500 रुपए के आसपास कमा लेता है, ये भी सरकारी आंकड़ा है। इसी देश में 1.25 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है, ये भी इस देश का एक सरकारी आंकड़ा है। 3 आंकड़े। और चौथा आंकड़ा इस देश के सांसदों और नेताओं की वेल्थ का है, जो 3500, 6500 और 1.25 लाख से कई गुना ज्यादा है। तो जो एक असमानता है इस देश के पॉलिसी मेकर्स और जहां तक वो नीतियां जानी है उनके बीच में, वो बहुत बड़ा अंतर है। सवाल यहाँ पर प्राथमिकता का भी है। क्या हमारे यहाँ पर इस तरीके की सोच विकसित हो पाई कि जो युवा है वो दरअसल में सिस्टम को समझ पाए और सिस्टम का हिस्सा बन पाए? अभी एजुकेशन का जिक्र यहाँ पर अमिताभ जी कर रहे थे। इस देश की जो आखिरी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी, 1986 में। शायद 92 में उसको रिवाइज किया गया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज हो गया, उस पर पॉलिटिक्स हो गई। 2019 में ड्राफ्ट जारी हो गया। मतलब आप सोचिए कि जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है, उस देश की एजुकेशन पॉलिसी को लगभग 30 साल हो चुके हैं और वो उसी ढर्रे से काम कर रही है। तो जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, बनी नहीं है, अभी नहीं बनी है। वो 1986 की काम कर रही है अभी तक, एजुकेशन जो सिस्टम है इस देश का। तो आप समझिए कि इस सिस्टम को समझना होगा, इस पूरे आर्थिक सिस्टम को भी समझना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं हैं क्या। मैं अगर 14.5 करोड़ गांव के किसान परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरी प्राथमिकता पहले क्या होगी कि मेरे यहाँ पर घर का राशन हो, मेरी आजीविका चल सके, मेरे परिवार की आजीविका चल सके, या मैं सोचूंगा कि मैं एमपी बन जाऊं या फिर मैं एमएलए बन जाऊं। तो यहाँ पर सवाल प्राथमिकता का है। यहाँ पर सवाल यह है कि हमारी पहली जरूरत क्या है। पहली जरूरत खुद को सक्षम बनाने की है आर्थिक रूप से, या फिर उस सक्षम होने के बाद कहीं और आगे जाने की है।
मुझे लगता है कि मीडिया इसमें एक छोटा हिस्सा हो सकता है, आप उसको दोष दे सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि मीडिया काफी हद तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया है, लेकिन सिर्फ मीडिया को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि हमें बाकी सारी चीजों को भी बहुत ईमानदारी से समझना होगा। 78 महिला सांसद मीडिया की वजह से नहीं है। इस देश में 6500 रुपए अगर किसान परिवार की आमदनी है तो वो मीडिया की वजह से नहीं है। अगर 1.25 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम उन्हीं सरकारी आंकड़ों में है तो वो मीडिया की वजह से नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स की वजह से। अच्छा अनुराग जी, क्योंकि आप ये आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे अग्री करती हूँ फिर से वही बात कि केवल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, विच इज कम्प्लीटली अग्रीबल। लेकिन एक प्रश्न अगेन जो मैं जिन युवाओं से टच में हूँ उनके दिमाग में क्वेश्चन अक्सर रहता है कि निष्पक्ष पत्रकार या निष्पक्ष चैनल पे रिपोर्टिंग करना, क्या ये एक मिथ है? अब आज की स्थिति में ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर किसी एंकर को या रिपोर्टर को या किसी चैनल को निष्पक्षता के पैमाने पर देखा जाए तो वो बहुत मुश्किल होगा। ये हकीकत है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है मीडिया के लिए। लेकिन देखिए, मुझे लगभग 15-16 साल हो चुके हैं और मैंने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में भी काम किया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब ये 2014 के बाद से डिबेट ज्यादा शुरू हुई है कि मीडिया शायद निष्पक्ष नहीं है, ये गोदी मीडिया है या फिर ये एंटी मोदी मीडिया है, इस तरीके के जो शब्द हैं वो अब 2014 के बाद से ज्यादा शुरू हुए हैं। हाँ, या कंप्लीटली प्रो है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल दावे से, कि ये स्थितियां 2014 से पहले भी थी, तब दबी छुपी थी, कम थी। अनफॉर्चुनेटली अब दबी छुपी नहीं रही हैं, अब कहीं ज्यादा हो चुकी हैं और इसी की वजह से मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया है। अब हमारे ऊपर जो ट्रस्ट था होना चाहिए वो ट्रस्ट नहीं है। अब हम विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं, हम ट्रस्ट डेफिसिट से जूझ रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। विजय जी, आप एग्री करते हैं इस बात से कि निष्पक्ष पत्रकार कुछ नहीं होता या निष्पक्ष न्यूज चैनल? देखिए, निष्पक्ष पत्रकार कुछ नहीं होता, ये बात मेरे ख्याल है आपकी सच है, लेकिन इसके बीच में एक बीबीसी ने कहना चाहिए एक छोटा सा रास्ता निकाला था, वो था कि प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आपने अपना काम कर दिया। यदि आप केवल एक पक्ष की बात करेंगे, देखिए भारत में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनको लगता है कि वो 2014 से पहले सब कुछ ठीक था, 2014 के बाद सब कुछ खराब हो गया। अब उस व्यक्ति को कैसे आप पत्रकार मान सकते हैं जो ये कहे कि भाई पहले 60 साल में सब कुछ ठीक था, बाद के 6 साल में, और दोनों तरफ है इस पत्र। देखिए, सभी की गोदी अपनी अपनी है और सब लोग किसी न किसी गोदी में बैठे। तो ये कहना है गोदी मीडिया, ये इस बात से मैं नहीं मानता। और ब्रिटेन में देखिए, यहाँ एक और चीज है, यहाँ जो अखबार है उनकी राजनीतिक निष्ठाएं साफ हैं। सबको मालूम है कि टेलीग्राफ प्रो कंजर्वेटिव है, सबको मालूम है कि गार्डियन कहने को किसी जमाने अपने आप को न्यूट्रल कहता था, लेकिन उसकी सहानुभूति या तो लिबर पार्टी की तरफ रहती है अलग अलग चुनावों में, या पिछले बार लिबरल की तरफ थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ था, मिरर लेबर पार्टी की तरफ था। तो यदि हम इतना खुलकर के राजनीतिक खेल खेल रहे हैं तो मेरा ख्याल है भारत में अब एक इस तरह की परिपाटी होनी चाहिए कि चैनलों को बिना सोचे समझे झिझके हुए ये कहना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, बीजेपी के साथ। एक तो बात रही है विजय सर, अब जो सेकुलर कहते हैं और जो नेशनलिस्ट कहते हैं मीडिया के लोग, वो एक तरीके से उसी पर पार्टी पर आगे चलते हैं, वो समझ लिया जाता है कि कौन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भारत की जो सबसे बड़ी मुश्किल जिसका मैंने जिक्र शुरू में भी किया था, वो देश बहुत बड़े, वहां का जो एटीट्यूडनल अप्रोच है वो आधुनिकता के साथ नहीं चल रही है। वो बहुत बड़े, या तो गांव को गांव में रहने दो। अच्छा, अब ये चीज आज के जमाने में गांधी ने कहा था, वो तो 1906 में जब उन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी थी, ये आज 125 साल बाद नहीं हो रहा है। आपने देखा इस गांव को गांव में रहने दे, क्या था कि हमने आधे लोगों को जबरदस्ती गांव में रखा और बाकी लोग वहां से जो निकल के आए वो बंबई में पहुंच गए या फिर दिल्ली में आ गए। अब ये यानी जो विकास की परिकल्पना है वो इतना कहती है, उसका आधुनिकता से और उसकी वर्तमान समस्याओं से कोई वास्ता नहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है। तो हमको सच का सामना करना होगा, जो हमारे यहाँ कोई नहीं करना चाहता। और तीसरी बात जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है वो ये है, चाहे राजनीति हो चाहे मीडिया हो, जैसा कि और वक्ताओं ने भी जिक्र किया है, वहां पर हिंदुस्तान में लोग जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है, हम आपके पिता के नाम का सहारा लेकर दूसरे को टंगी मार करके हम आगे निकल जाएंगे। चाहे तो विश्वविद्यालय हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी पक्ष, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी, जहाँ पे पता चला कि 40% जज जो है वो भतीजे लोग हैं, यानी एक तरह से। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये चीजें नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ी भारी समस्या है। वो ये है
कि जहां टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अब संक्षेप में मैं कहूंगा, अवेयरनेस की बात है, मैं बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते कहना चाहूंगा कि हमें अवेयरनेस किस चीज की चाहिए, जो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिटीजन है उसको क्या जानने की जरूरत है। तो और आप देखिए कितने युवाओं को के पास वो इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। डू दे अंडरस्टैंड द, क्या वो भारत को समझते हैं और भारत के बाहर की दुनिया को समझते हैं? क्या वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का फर्क जानते हैं? क्या वो इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको समझते हैं? बड़ी मजेदार चीज ये है कि भारत में एक बड़े उद्योगपति से लेकर के जो मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा है वहां से लेकर के और एक गांव का आदमी हर बजट में ये उम्मीद करता है कि सरकार उसे कुछ टैक्स में छूट दे। भारत में ये मान के चला जाता है कि बजट जो है वो टैक्स में छूट देने का माध्यम है, जबकि सारी दुनिया में ये जानते हैं कि बजट जो है वो टैक्स आगे बढ़ा करके अधिक से अधिक रेवेन्यू लेकर के कैसे उसको सोशल स्पेंडिंग में लगाया जाए, इसका माध्यम है। तो हमारी जो राजनीतिक समझ है उस पे हमें बेसिक काम करना होगा। इसके अलावा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर कितने युवाओं तक पहुंच रहा है, कोई भी माध्यम, चाहे तो ना तो यूनिवर्सिटीज पहुंचा रही है, ना मीडिया पहुंचा रहा है, ना मैं सोचता हूँ बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है लेकिन वो ये काम अपने ढंग से नहीं कर रही है। तो ना तो हमें आर्थिक शक्तियों की जानकारी है, ना हमें राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी है, ना हमें देश विदेश की जानकारी है, ना हमें कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य इसकी जानकारी है। तो हम कैसा समाज जो सबको केवल जानकारी है, तो कार कौन सी आ रही है, मॉडल कौन सा आ रहा है, आईफोन कौन सा आ रहा है, ये सबको जानकारी है। तो ऐसा समाज जो है बौद्धिक रूप से एक खोखला समाज रह के हमारा सुनहरा भविष्य मुझे तो कम से दिखाई। And tell me where I am wrong, where I am saying कि ये मैं I would really like to know. विजय जी ने जो ये सारे के सारे पॉइंट्स बोले हैं ये बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं और these can be the closing points, और ये closing points मैं आप सबसे भी लूंगी संक्षेप में कि आपका क्या मानना है, where, because this is the final question, आपका क्या मानना है, where are we going wrong as a society? विजय जी ने ऑलरेडी मेंशन किया कि हमें इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज की जानकारी नहीं है, हमें भारत की जानकारी नहीं है, हमें इंटरनेशनल की जानकारी नहीं है, आर्ट कल्चर हमारे पास कैसे पहुंच रहा है, all that he mentioned. But बीच में, because we've not taken any questions from the people at all, this has been a very closed session. एक तो questions हैं जो बड़े interesting हैं जो आ रहे हैं। हर्षिता शर्मा एक है, she is 21 years old और उनका एक question है, मीडिया पे डायरेक्टेड क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है कि क्या मीडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेस्ट एंड फेक न्यूज, यानी कि क्या मीडिया की वजह से भी देश में दंगे ज्यादा हो रहे हैं, आर दे ऑर्केस्ट्रेटिंग इट? अनुराग जी, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? काफी हद तक मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो ये बात सही है। ओके, एक और क्वेश्चन है, पूरी तरह नहीं, काफी हद तक आप इस बात से सहमत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू मीडिया। कुणाल मेहरा फैशन डिजाइनर है, ये कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स दैट मच, बट इज मीडिया फ्री एंड डज गवर्नमेंट सेंसरशिप एग्जिस्ट? क्या गवर्नमेंट सारी न्यूज सेंसर कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के एक राज्यसभा सांसद थे जिनके बेटे ने पिटाई की थी बीजेपी के एक कार्यकर्ता को, बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता की। तो अगर ऐसा होता तो वो खबर ना चल रही होती सारे चैनल्स पर, और वो खबर लगातार चल रही है। अगर ऐसा होता तो कोरोना को लेकर सरकारों की विफलताओं का जिक्र नहीं हो रहा होता। अगर ऐसा होता तो 20 लाख करोड़ रुपए जो 30 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट था उसी का हिस्सा है, या फिर अलग से 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, इस तरीके के सवाल वित्त मंत्री से नहीं पूछे जा रहे होते। ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी एंकर के ऊपर, किसी पत्रकार के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर ये बात लागू होती हो, लेकिन देश के जितने भी हिंदी चैनल हैं या फिर इंग्लिश चैनल हैं उन पर एक सिरे से ये बात मर दी जाए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं बाकी से सवाल करता हूं, बीजेपी से भी ज्यादा आजाद है भारत में, ज्यादा आजादी है भारत में ब्रिटेन के मुकाबले। यहाँ मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता कि आपने 1 करोड़ का घोटाला किया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल है। यदि अरविंद केजरीवाल ने ये काम ब्रिटेन में किया होता
तो उसका घर, मकान, दुकान सब कुछ बिक जाता। लेकिन ऋतिका बहुत संक्षेप में, देखिए अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बार-बार हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं अमिताभ जी के पास ही मैं एंकर हूं, तो बस एक चीज मैं बीच में इंटरवीन करना चाहूंगा। अमिताभ जी चूंकि गांव की बात करते हैं, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि इस देश के कितने ऐसे युवा हैं जिनको पता है कि एनसीपीसीआर की कोई संस्था होती है, जिनको पता हो कि एससीपीसीआर भी कोई संस्था होती है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से आते हैं, उनको एक्चुअल में पता हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट था क्या और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के क्वेश्चन आवर को देखते हैं, राज्यसभा के क्वेश्चन आवर को देखते हैं, और वो इस बात को फिर समझ पाते हैं कि दरअसल में हमारे लिए नीतियां क्या बनी है। मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस देश का युवा इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता है। एक तबका हो सकता है जो रुचि रखता हो, लेकिन ज्यादा लोगों को रुचि रखनी चाहिए। जी अमिताभ जी, आपके पास मैं आती हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, यू कैन मेक योर पॉइंट, बट आप प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप सुन पा रहे हैं? ब्रिटेन के बारे में, मीडिया के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, then I'll come to the question that there's a question about the youth. Yes. हाँ, तो विजय जी बहुत सम्मान के साथ, और आपने बहुत बैलेंस रखा है। जनरली बीबीसी के लोग इतना बैलेंस, क्षमा कीजिए, नहीं बोल पाते हैं। आपने टेलीग्राफ, गार्डियन और इन सब का नाम लिया। एक न्यूज़पेपर रह गया जो लीडिंग न्यूज़पेपर था, जिसका सर्कुलेशन सबसे ज्यादा था जब मैं ब्रिटेन में था, वो है सन। और ब्रिटेन में ही गटर प्रेस जो है, ये जो संज्ञा है ब्रिटेन में ही बनी है, और ये उसका द्योतक है सन और उसके जैसे न्यूज़पेपर जो बहुत भारी मात्रा में बिकते हैं। इन सब न्यूज़पेपर्स का जो आप बता रहे हैं उनसे ज्यादा बिकते हैं, और उनका जो पेज 3 होता है उस पर रोज एक नई तस्वीर आती है, तब वो बिकता है। और भारतीय मीडिया में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। भारतीय मीडिया में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये कमी हमारे मीडिया में नहीं। लेकिन सन प्रिटेंड नहीं करता कि वो बहुत हार्ड पॉलिटिकल, वो एवरीबॉडी नोस कि इट्स अ काइंड ऑफ, एज यू राइटली सेड, इट्स अ काइंड टैब्लॉइड मीडिया और सीरियस मीडिया, दो अलग-अलग विधाएं हैं यहाँ पर। एंड उनकी लीडरशिप अलग है, उनके लोग अलग हैं, उनके उपभोक्ता अलग है, लेकिन वो लीगली एक तरह से वो खुद ये इस बात का दावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े राजनीतिक रूप से और शातिर, यानी गंभीर राजनीतिक पत्रिका। वो हमेशा से उछालने में या टेढ़े तिरछे काम करने में, दूसरे फोन टैपिंग में वो इन्वॉल्व रहे, लेकिन उनको बार बार हमेशा उनको फाइन होता है। आज वो बहुत बुरी हालत में फाइनेंशियली, बिकॉज दे हैव लोगों की टेलीफोन बगिंग की या उनके भारी जुर्माना हुआ, और आज वो इनफैक्ट जो उनका संडे एडिशन था उसको तो बंद होना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि अदालतों ने इतना भारी फाइन किया कि दे हैड टू क्लोज डाउन। न्यूज़पेपर है, ये भी बता सकते हैं। ऐसे तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंडिया में भी हैं जिन पे अभी फाइन चल रहा है, और न्यूज चैनल्स पे भी कई मेरा चार्जर पावर बैंक, मीडिया के लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं हमेशा से। एक जो क्वेश्चन है अमिताभ जी, मैं आपसे पूछूंगी, और राजेश जी की तरफ भी ये क्वेश्चन डायरेक्टेड है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय राहुल मोहनदास, ही इज फ्रॉम केरला, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, गोल्डमैन सैक्स में काम करते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स विंग, जो यंग जनरेशन जो स्टूडेंट विंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के ज्वाइन करते हैं, क्या दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इम्प्रेशनेबल माइंड्स? ओके, क्या उनके ज्वाइन करने से इट्स एक्चुअली कॉजिंग सम प्रॉब्लम? See, on the whole, it is a good idea for students to join these student organizations of different political parties. So across the spectrum, it's a good habit. It's a good practice. But having said that, the problem is about role models. Who are they looking at? What kind of stature these people have? So be it ABVP or NSUI or any other student organization, we don't have examples like Narendra Modi. To be honest, how many Narendra Modis do we actually have? The BJP itself. So the problem is that of role models. Now, how I see it is, of course, you need people in electoral politics like Rajesh Bhai. I'm so happy to see him here. And there are so many good examples, Modi ji being himself. But how many Narendra Modis have we been able to create? Number two, we need people who are into politics but do not promote themselves. They are in politics to back these youngsters, to guide them, right? Now people often ask me, मुझसे पूछा जाता है कि आप राजनीति में क्यों नहीं हैं? तो उसका सीधा जवाब ये होता है कि मैं राजनीति में
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं हूँ कि कल को कोई मुझसे मिलने आएगा तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया ये मुझे अगला चुनाव जिता सकता है कि नहीं। ये मजबूरी है राजनेता की, चुनाव जीतना एक सच्चाई है और आपको चुनाव आप लड़ते ही जीतने के लिए, आप सेकंड आने के लिए नहीं जीतते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो धर्म को राजनीति में लेके आए। ये बहुत सेक्युलर डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा सांप्रदायिक कर देता हूँ मैं। हम भारतीय लोग हैं और हमें से किसी ने भी अभी धर्म की बात नहीं की, तो मैं कर देता। धर्म का मुद्दा मैंने जानबूझ के नहीं उठाया था, दैट कैन बी अ वेरी लॉन्ग सेपरेट डिस्कशन। हाँ, और युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, तो वो किंग ऑफ रिलीजन्स नहीं थे। तो धर्म की परिभाषा आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रहा हूँ मैं। Politicians, be it electoral politics or be it syndicate politics, indirect politics, we need to be driven by desireless actions where the welfare of the people of this great nation, this civilization, needs to be at the forefront. Our own ambitions, our own desires to get somewhere, be somewhere, or win certain prizes, national or international, needs to take a back seat. This is not how Chanakya operated. This is not how Krishna Dev operated. So these are the examples we need to create. Yes. Rajesh, do you agree with that point that joining politics somewhere can lead to an exploitation of a young impressionable mind? Or Amitabh ji ने जो point रखा that you need to learn how to work in a very desireless sort of a way. Do you agree with that? So to some extent, yes. Firstly, I wouldn't. When you say youth, I'm not going to assume that they are young and impressionable minds, because I feel that even a 12-year-old is a lot mature than people who are in their 50s or 60s. So that's the generation we are living in. I think we are living. We are missing an elephant in the room. I think the perception of the politics itself, which unfortunately media has to play a role, has been a perception of taking a flag in your hand, marching on the roads and shouting slogans. And it's less about participation and engagement. So that's the perception has been built. And if you talk to the youth, they will say, when you say, the first thing comes to your mind when I say politics, what it would be. And I've done this on a focus group in King's College, and they said corruption, they said power, they said betrayal. So these are the things comes in, and that has been built by the media. Even the movies, if you see, it's mostly a politician who's kind of, he's a bad guy and everything. And basically that perception has been built in the mind of and youngsters, and they have like, let's leave this, man, this is a dirty game, we don't want to get involved with this, let me find my career, have a good life. So that has been built in slowly in the psyche, right? So the stories of like Amitabh ji, I would love to hear his stories and listen about that, or stories about Parvati ji, and these people who are actually doing some groundwork, and those are the role models. When the media start discussing them and their engagement, their participation, I think there'll be a whole plethora of youngsters who will be like, actually, I'm so impressed, I want to go and do something for the society. And that's where the change comes in. Actually, I'm not interested to know nationally what's happening in Israel. I'm interested what's happening in my backyard. And when I hear about these stories, that is going to motivate me, that is going to make me sacrifice my Sunday, go out, do something in the park, or fix problems in the society and things like that. I think that's where we are missing, and that's where media can play a huge role to bring that change. And you'll see a shift in the society, and you'll see a cohesive society, and people with that power in the media can influence that. With that, we are almost nearing the end of this. We've already had a very long discussion. Very, very interesting points came out of the discussion today. Hopefully this was a very balanced and a very learning sort of a discussion for everyone. सबको इससे कुछ सीखने को मिला. एक स्टडी के बारे में मैंने, एक सर्वे के बारे में मैंने पढ़ा था, जैसे कि राजेश जी ने कहा कि मिशिगन और पेन यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में, सैडली दिस सर्वेज हैव टू कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट एक सर्वे हुआ था जिसमें 483 स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया और उन्हें न्यूज दिखाई गई एक हफ्ते तक, 18 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक के यंगस्टर्स को. और जब उन्हें अच्छी न्यूज दिखाई गई, they were more motivated to go out and do something in the society.
तो बार बार जो सुई है इस डिस्कशन में मीडिया पर आकर टिकी, न्यूज चैनल्स पर आकर टिकी, प्राइवेट न्यूज चैनल्स पर आकर टिकी है, बट वी आल्सो लर्न दैट वी कैन ब्रिंग इन दैट चेंज। खाली मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, द सोसाइटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। हम अपने घर पे क्या सिखाते हैं अपने ही बच्चों को, वी आर आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और ये भी समझना होगा कि वी हैव टू वर्क इन अ वेरी desireless sort of a way. So with that note, I will say thank you to all of you and thank you so much for joining in today. इस तरह के discussions हम आगे भी करते रहेंगे, आगे भी webinar on Bharat Voice करते रहेंगे. This was the first time and I really enjoyed it. Thank you so much अपना 1.5 घंटा निकालने के लिए. Thanks a lot.